प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में हमें आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी है। अब ये टैक्सेबल अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। टोटल टैक्सेबल अमाउंट में से 1.5 लाख तक का जो अमाउंट होता है वो एग्जम्प्ट हो जाता है अगर आप 80C का लाभ लेना चाहते हैं। 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके टोटल टैक्सेबल अमाउंट में से 1.5 लाख तक का छूट दिया है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि इस 80C के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा पीरियड का एफडी करते हैं तो वो इसके अंतर्गत आ सकता है। 80C का लाभ आप ले सकते हैं। मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक का ही लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा जो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 15 साल तक आपके पूरे पैसे को लॉक कर देता है, वहां पर भी आपको 80C का लाभ मिल जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक का। अब जो एफडी हुआ या फिर पीपीएफ हुआ या फिर अन्य जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर जो हमें रिटर्न मिल रहा होता है, जो पोस्ट ऑफिस में चलते हैं, वो बहुत कम मिल रहा होता है। और जब आप म्यूचुअल फंड में इस प्रकार के 1.5 लाख 80C का लाभ लेने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपका एक तो लॉक इन पीरियड कम हो जाता है, क्योंकि आप पीपीएफ में देखेंगे तो वो 15 साल आपके पैसे को लॉक कर रहा था, आप एफडी में देखेंगे तो मिनिमम 5 साल आपके पैसे को लॉक करता है। वहीं पर जब आप म्यूचुअल फंड में आते हैं तो 80C का लाभ लेने के लिए एक प्रोडक्ट है जिसे आप ELSS के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये आपके पैसे को केवल 3 साल के लिए लॉक करेगा और इन 3 सालों में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो एफडी और जो पीपीएफ पर रिटर्न मिला था उससे कहीं ज़्यादा, या यूँ कह लें कि लगभग डबल के आसपास आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम की लाइबिलिटी को कम करना चाहते हैं, 1.5 लाख तक का 80C का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए ELSS फंड जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। साथ ही साथ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि न्यू टैक्स रेजिम में अपना आईटीआर फाइल करते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको किसी भी प्रकार का एग्जम्पशन नहीं देखने को मिलता है 80C का। तो जो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से पंक्चुअल नहीं है या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं है, उनके लिए जो ELSS फंड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यही एक ऐसी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में जो कि आपके पैसे को 3 साल के लिए लॉक कर देती है। बाकी के जो भी म्यूचुअल फंड है वो आपको पेनाल्टी के साथ, आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया कल से ही आप पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आज इन्वेस्ट करके आप, मतलब कि जब इन्वेस्ट हो जाए तो 2-3 वर्किंग डे में जब भी आपका पोर्टफोलियो में शो होने लगेगा आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो वहां पर डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है, मार्केट में करेक्शन हो रही होती है, तो हमारा पैसा निगेटिव में जा रहा होता है। एक्चुअली में वो पैसा जब आप निकालेंगे नहीं तब तक वो निगेटिव में नहीं है, वो आज निगेटिव में जा रहा है क्योंकि एनएवी का रेट घटा हुआ है। जैसे ही एनएवी का रेट बढ़ेगा वो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमारे इमोशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मार्केट करेक्शन के पीरियड में, और हम अपने पैसे को निगेटिव में निकाल लेते हैं। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड अच्छा हो सकता है कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट करेक्शन हुआ अगर इन 3 साल के पीरियड में, तो चाहकर भी आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, और 3 साल के बाद मार्केट अगर पॉजिटिव हुआ तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम का लाभ लेते हुए 80C का लाभ लेना चाहते हैं, और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि डिसिप्लिन्ड चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए ELSS फंड जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 2025 के लिए आपके लिए बेस्ट ELSS फंड कौन सा होने वाला है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, वो भी फैक्ट के साथ अंत तक जोड़ जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ELSS फंड जिनका हाईएस्ट AUM है, AUM वाइज मैं यहाँ पर अरेंज किया हुआ हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का सबसे हाईएस्ट AUM है ELSS फंड कैटेगरी में, 27,000 27,500 के आसपास इनका AUM है। उसके बाद से मेरा एसेट का, DSP का और ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। ये हाईएस्ट AUM वाइज मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। अब अगर मैं रिटर्न वाइज यहाँ पर अरेंज करता हूँ पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना करके दिया है वो मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने बना करके दिया है। 52% से ज़्यादा का रिटर्न, सोच लीजिए। ELSS फंड होने के बावजूद भी 52% का ज़्यादा रिटर्न। इससे आप समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा ये फंड पॉपुलर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो लॉक इन पीरियड है, चाहकर भी आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जो डिसिप्लिन्ड नहीं है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, और जो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि जहाँ पर आप PPF में जाएंगे तो 8% के आसपास, FD में जाएंगे तो 7.6% के आसपास रिटर्न मिलेगा, और उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब मैं टाइम होराइजन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं 1 साल से बढ़ा करके 3 साल कर देता हूँ। तो 3 साल के टाइम होराइजन में एनुअली आपको
मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने 26% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। टाइम होराइजन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अब मैं 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूं। 5 साल के टाइम फ्रेम में क्वांट ईएलएसएस फंड जो है वो नंबर 1 पर है परफॉर्मेंस के मामले में। उसके बाद एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल और पराग पारिक, और ये सारे डेटा आते हैं। अब ये जो टोटल फंड्स हैं, इन सभी फंड्स को हम लोग इनके परफॉर्मेंस के आधार पर और टेक्निकल डेटा के आधार पर कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, इस फंड को लेकर के हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। देखिए, हमें ऐसे फंड की तलाश है जो कि हमें रिटर्न तो अच्छा दे, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि 3 साल तक पूरा पैसा आपका लॉक हो जाएगा, आप चाहकर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इन 3 साल में अगर मार्केट करेक्ट होती है, मार्केट करेक्शन होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, और चूंकि आप चाहकर भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो आपको एक तरीके से इस फंड को लेकर के चिंता होने लगेगी। इस वजह से अगर आप स्टेबल फंड लेंगे तो नो डाउट भले ही रैली में थोड़ा कम रिटर्न दे, लेकिन मार्केट करेक्शन में ये आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो टोटल यहाँ पर फंड हमने सेलेक्ट किया है, पहले देख सकते हैं। कैनरा रोबैको ईएलएसएस फंड, एडलवाइज ईएलएसएस फंड, एचडीएफसी, कोटक और मिराई एसेट। इनका अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना करके देने वाला फंड है वो है कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। यहाँ पर आपको ये मिराई एसेट का ईएलएसएस फंड सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा 20%, लेकिन अभी इसको 10 साल का समय नहीं हुआ है। जब 10 साल का समय हो जाएगा तब ये वाली जो वैल्यू आएगी उसके बाद ये एवरेज आउट हो जाएगा, मतलब इसे थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी के जो फंड हैं, अगर हम लोग मिराई एसेट को हटा दें तो बाकी के जो फंड हैं उनको 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो इन 11 साल में अगर 4 फंड का अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना करके दे रहा है वो कोटक ईएलएसएस फंड बना करके दे रहा है। अब यहाँ पर जो मिराई एसेट है, इनका भले ही 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो हमें एग्जैक्टली बताएंगे कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जो जिनके फेवर में होगा उनको राउंड करके हम उनको एक पॉजिटिव पॉइंट देंगे और लास्ट में देखेंगे कि किसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ओल्ड के बारे में बात करें तो ये 4 फंड लगभग एक ही डेट में लॉन्च हो रहे हैं, तो इन सबको 1 पॉइंट मिलता है और मेरा एसेट यहाँ पर पिछड़ जाता है। तो इन सबको मैं 1 पॉइंट दे देता हूँ क्योंकि सब भी जो है वो लगभग एक ही टाइम पर यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं, यानी पुराने फंड के तौर पर हमने इनको 1 पॉइंट दे दिया। उसके बाद से हाईएस्ट एयूएम की बात करें तो इन सब में जो हाईएस्ट एयूएम है वो मिराई एसेट का है, तो इसको 1 पॉइंट मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही हमें कम फी पे करना होगा अपने फंड को मैनेज करने के लिए। तो सबसे कम जो एयूएम एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका कैनरा रोबैको का। उसके बाद से शार्प रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो इक्विटी वाला पोर्शन है उस पर हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। हाई शार्प मतलब कि इक्विटी पर ज़्यादा रिटर्न। तो अगर हाईएस्ट शार्प की बात करें तो ये जो है वो एचडीएफसी ईएलएसएस फंड का है। अल्फा की बात करें तो अल्फा पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए रिटर्न बन करके आएगा, तो अल्फा सबसे ज़्यादा जो है वो एचडीएफसी का है। बीटा की बात करें तो बीटा जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा या फिर कितना कम वोलेटाइल है। तो ये जितना कम होगा उतना ही कम वोलेटाइल होगा। तो यहां पर एचडीएफसी की बात कर लें और कोटक की बात कर लें, दोनों का यहां पर सेम है, तो मैंने दोनों को 1-1 पॉइंट दे दिया। अब अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना ये फंड स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ये फंड वोलेटाइल होगा। तो यहां पर देखेंगे तो ये 4 जो फंड है इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लगभग 12 के आसपास ही है, 12-13 के बीच में ही है। लेकिन इनमें से भी अगर सबसे कम हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो वो है एचडीएफसी का। अब अगर एचडीएफसी के पॉइंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसी के पास है, एचडीएफसी ईएलएसएस फंड। लेकिन एचडीएफसी के अगर हम लोग सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो इनका जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न है वो लगभग 16% के आसपास है, और इससे ज़्यादा आपका एडलवाइज दे रहा है, और इससे ज़्यादा आपका कैनरा रोबैको दे रहा है, और इससे ज़्यादा आपका एचडीएफसी भी दे रहा है। लेकिन चूंकि इनका टेक्निकल डेटा बहुत स्ट्रांग है एचडीएफसी का, और भी कुछ अगर 1 साल का टाइम फ्रेम देखें तो ये अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट कर रहा है। 3 साल में भी देखेंगे तो दोनों को बीट कर रहा है। इसके अलावा 5 साल में भी देखेंगे तो दोनों को बीट कर रहा है, और 10 साल में भी देखेंगे तो अपने बेंचमार्क को तो बीट कर रहा है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर है, थोड़ा सा उससे कम है। तो नो डाउट अभी तक के टेक्निकल डेटा के हिसाब से ये जो फंड है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन इनका एक ही निगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो इनका काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा। इसकी तुलना में अगर आप बाकी के फंड देखेंगे तो इससे आधे का लगभग एक्सपेंस रेशियो है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि एचडीएफसी ईएलएसएस फंड जो है वो बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पर चार्ज कर रहा है आपके फंड को मैनेज करने के लिए, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं अगर बाकी के चीज़ों को आप इग्नोर कर दे तो। यहाँ तक क्लियर हो गया?
क्योंकि इन्होंने हाई अल्फा जनरेट किया हुआ है, इन्होंने हाई शार्प रेशियो जनरेट किया हुआ है, इनका बीटा कम है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। और रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है बाकी से, ये लगभग 16% का दे रहे हैं और बाकी भी लगभग आपको 16% के आसपास का ही रिटर्न बना करके दे रहे हैं, 16-17 के आसपास का। तो नो डाउट ये फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप केवल इस एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर कर दें। अब हम लोग कंपेयर करने वाले हैं डीएसपी ईएलएसएस फंड, क्वांट ईएलएसएस फंड, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई और पराग पारिक। इनका अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो दो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अभी 10 साल का समय नहीं हुआ है, वो हैं मोतीलाल ओसवाल और पराग पारिक। लेकिन अगर बाकी के जो 3 फंड बचते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका 10 साल तक का डेटा अवेलेबल है। तो अगर हम लोग डीएसपी, क्वांट और एसबीआई की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना करके दे रहा है वो क्वांट बना करके दे रहा है, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो क्वांट बना करके दे रहा है। ठीक है, तो अभी तक के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग इन तीनों प्रोडक्ट को कंपेयर करें, अभी मैं मोतीलाल ओसवाल और पराग पारिक को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, इसको बाद में कंपेयर करेंगे क्योंकि इनका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर इन तीनों फंड में हम लोग कंपेयर कर लें पहले तो डीएसपी, क्वांट और एसबीआई का हमें देखना है। डीएसपी, क्वांट और एसबीआई आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ये है डीएसबी, ये है क्वांट और ये है एसबीआई। इन सब में अगर हम लोग देखें तो तीनों जो फंड है वो एक ही डेट में लॉन्च हुआ है, यानी तीनों को लगभग सेम समय हो चुका है। अगर एयूएम देखें इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा जो एयूएम है वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का, तो इसको 1 पॉइंट मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, अभी हम केवल 3 फंड का कंपेरिजन कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो के मामले में सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो है क्वांट का। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव में उतना हमारे लिए बेहतर है। तो इन तीनों फंड की ही केवल बात करें, डीएसपी, क्वांट और एसबीआई की, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो शार्प रेशियो है वो एसबीआई का है। इसके बाद से अल्फा की बात करें तो अल्फा पॉजिटिव में अगर इन तीनों का केवल देखें, डीएसपी का, क्वांट का और एसबीआई का, तो सबसे ज़्यादा एसबीआई का है। बीटा की बात करें, बीटा हमें यह बताता है कौन सा फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो बीटा जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो डीएसपी का जो बीटा है वो 0.97 का है और एसबीआई का जो बीटा है वो 0.99 का है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। फिर भी मैं एसबीआई को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इससे 0.02 लगभग कम है डीएसपी का। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम है इसका, डीएसपी का। और डीएसपी का अब यहाँ पर देखिए जो क्वांट है वो नो डाउट आपको सिंस इंसेप्शन रिटर्न तो बहुत ज़्यादा बना करके दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसी का है और सबसे ज़्यादा जो बीटा है वो इसी का है। तो देखिए कोई भी फंड हम रिटर्न देख करके केवल नहीं ले सकते क्योंकि जब मार्केट करेक्ट करती है तो बहुत तेज़ी से फंड नीचे गिरने लगता है। क्योंकि 3 साल तक हमारा पूरा पैसा ही स्टक हो जाएगा, होल्ड पर चला जाएगा, इस वजह से हम इस फंड को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड है। तो क्वांट को मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ और अगर इसके डेटा को हटा दें तो अब हमारे पास बचता है एसबीआई और डीएसपी। एसबीआई को जो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं वो 4 पॉइंट मिले हैं और डीएसपी को 3 पॉइंट मिले हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से जो हमारा विनर बनता है वो एसबीआई बनता है। आपके मन में सवाल आएगा कि डीएसपी का अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें तो वो 18.74 का है और एसबीआई का 17.36 का है। मैं फिर से आपको बता दूं कि केवल रिटर्न के पीछे नहीं भागना है बल्कि डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हमें देखना है। ठीक है, तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में और बाकी टेक्निकल डेटा के मामले में एसबीआई काफ़ी स्ट्रांग है डीएसपी से। तो अगर हम लोग डीएसपी, क्वांट और एसबीआई की बात करें तो इन तीनों में जो टॉप परफॉर्मेंस है वो हमारा एसबीआई का निकल करके आता है। अब इस एसबीआई को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल और पराग पारिक से। चलिए अब अगर हम लोग देखें, चूंकि इनका 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 1 साल, 3 साल, 5 साल का डेटा पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने 1 साल में 52% का रिटर्न दिया, एसबीआई ने लगभग 42% का और पराग पारिक ने लगभग 28% का। वहीं पर 3 साल का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो 3 साल में मोतीलाल ओसवाल 26% का, एसबीआई 24% का और पराग पारिक लगभग 19.5% का। 5 साल का डेटा दिखाऊं तो 5 साल में मोतीलाल ओसवाल जो है वो लगभग 24.5% का, एसबीआई जो है वो 25% का और पराग पारिक जो है वो लगभग 24.5% का रिटर्न बना करके दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इनके टेक्निकल पॉइंट्स में। हमें कंपेयर करना है एसबीआई को, मोतीलाल को और पराग पारिक को। ये मोतीलाल है, ये एसबीआई है, ये पराग पारिक है। इन सब में सबसे जो ज़्यादा जो पुराना फंड है वो एसबीआई को जाता है, तो इनको 1 पॉइंट मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जो एएम है वो एसबीआई का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो पराग पारिक का है। वहीं पर शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शार्प रेशियो है वो मोतीलाल ओसवाल का है। हालांकि तीनों का शार्प रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.2 के आसपास ही वेरी कर रहा है, तो लगभग
तीनों लगभग समान है, फिर भी जो जिनका हाईएस्ट है मैं उनको 1 पॉइंट दे रहा हूं। इसके बाद से अगर अल्फा की बात करें तो जो हाईएस्ट अल्फा जनरेट करने वाला है वो मोतीलाल ओसवाल जनरेट करने वाला है। इसके बाद से अगर बीटा की बात करें तो लोएस्ट बीटा जो है वो पराग पारिक का है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का तो लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पराग पारिक का है। अब अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर रेटिंग देखें तो मोतीलाल को यहाँ पर 2 रेटिंग मिला हुआ है, एसबीआई को यहाँ पर 2 रेटिंग मिला हुआ है और पराग पारिक को यहाँ पर टोटल 3 रेटिंग मिला हुआ है। तो इसके हिसाब से पराग पारिक जो है वो सबसे स्टेबल फंड निकल करके आता है, एसबीआई से भी ज़्यादा ये स्टेबल फंड है। ठीक है, पराग पारिक जो है वो एसबीआई से भी स्टेबल फंड है। रिटर्न के मामले में ये लगातार अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पराग पारिक अपने रिटर्न के मामले में लगातार बीट कर पा रहा है और साथ ही साथ कैटेगरी एवरेज को भी लगातार ये बीट कर पा रहा है। लेकिन पराग पारिक के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में पहले से ही पराग पारिक एएमसी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अगर होगा तो ये फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक ईएलएसएस फंड का अगर मैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग दिखाऊं तो 78% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। यानी जो स्टॉक आपके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है लगभग वही स्टॉक आपके पराग पारिक ईएलएसएस फंड में है। तो यहां से अगर दोनों फंड आपके पोर्टफोलियो में है तब तो कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नहीं है तब आप पराग पारिक ईएलएसएस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है तो फिर इस फंड को कंसीडर मत करिएगा। इसकी जगह पर हम लोग दूसरे फंड को फिर से सर्च कर देते हैं। अब इसको अगर स्किप कर दे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट जो बचते हैं, मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इन दोनों के बीच की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एसबीआई जो है वो ज़्यादा पुराना फंड है, लेकिन केवल पुराने फंड से बाकी के ट्रैक रिकॉर्ड को भी हमें चेक करना होगा। तो जैसे देखिए मोतीलाल ओसवाल 1 साल में एसबीआई को बीट कर रहा है रिटर्न के मामले में। 3 साल की अगर बात करें तो लगभग बराबर ही रिटर्न है, 24.5% का ये दे रहा है, 26% यानी 1.5% का केवल अंतर है। और 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में एसबीआई जो है वो पिछाड़ देता है मोतीलाल ओसवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न के मामले में मिला जुला रूप है दोनों का। अगर टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें एसबीआई और मोतीलाल में तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल जो है वो नया फंड है और इसकी जगह पर एसबीआई जो है अगर आप देखें तो ये ज़्यादा पुराना फंड है। हालांकि मोतीलाल इतना भी नया नहीं है, 2015 का है, यानी कि आज हम लोग बात करें तो 9 साल पुराना ये फंड है और इसको 11 साल का समय हो चुका है। तो लगभग अगले साल 2025 में इसको भी 10 साल का समय हो चुका होगा। तो ये भी बहुत पुराना नहीं बहुत नया नहीं कहा जा सकता, ये भी अच्छा खासा पुराना फंड है। एयूएम की बात करें अगर हम लोग तो एयूएम जो है वो एसबीआई का ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो मोतीलाल का कम है, यानी आपको कम फीस पे करना पड़ेगा। वहीं पर शार्प रेशियो यानी इक्विटी पर आपको ज़्यादा रिटर्न मोतीलाल बना करके दे रहा है। अल्फा जो है वो मोतीलाल का ज़्यादा है। बीटा की अगर बात करें तो बीटा जो है वो मोतीलाल का कम है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो लगभग स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट टेक्निकल डेटा हमें बताते हैं कि मोतीलाल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एसबीआई से। हालांकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, जैसे शार्प रेशो की बात करें तो इसका मोतीलाल का 1.29 है और इसका 1.21 है, बहुत बड़ा गैप तो है नहीं। अगर हम लोग अल्फा की बात करें तो भी देखिए अल्फा इसका बहुत बड़ा गैप नहीं है, 1-1.5% का केवल अंतर है। अगर हम लोग बीटा की बात करें, बीटा भी देखिए लीजिए लगभग सेम है, 1 पॉइंट में 0.03% का केवल अंतर है। वहीं पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो ये दोनों प्रोडक्ट लगभग साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन टेक्निकल डेटा पॉजिटिव ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल के फेवर में है और ये आपसे कम फीस भी चार्ज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर होंगे जिनका पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप शामिल होगा। अगर वो मोतीलाल ओसवाल का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड शामिल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग सिर्फ 17% का है, तो इसको आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक एएमसी का एक ही प्रोडक्ट आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। हालांकि आप रख सकते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो ओवरलैप यहाँ पर अलाउ कर रहा है, 17% का केवल ओवरलैप है। लेकिन कोशिश करिए कि मोतीलाल अगर आपका पहले से है एएमसी में तो उसकी जगह पर आप एसबीआई कंसीडर कर सकते हैं, और एसबीआई अगर आपका पहले से है तो उसकी जगह पर आप मोतीलाल को कंसीडर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि पोर्टफोलियो में एक एएमसी का एक ही प्रोडक्ट रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, पहले कंपेरिजन से जो हमने एचडीएफसी ईएलएसएस फंड को वहाँ पर पिक किया था, दूसरे से हमने जो मोतीलाल ओसवाल को पिक किया, और पराग पारिक का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल फंड है। लेकिन पराग पारिक जिनके पोर्टफोलियो में होगा उनके लिए मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया था। तो अगर
ऐसे रिटेल इन्वेस्टर की बात करें जिनका पराग पारी का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं है, उनके लिए अगर आगे कंटिन्यू करें तो देखते हैं तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन निकल करके आता है। देखिए यहां पर हम लोग रिटर्न वाइज कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मोतीलाल और पराग पारी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें HDFC की तो ये सबसे पुराना फंड है इन तीनों में, 2013 का, ठीक है, तो इसको एक पॉइंट दे देते हैं। इसके बाद से अगर हम लोग AUM वाइज बात करें तो HDFC का AUM इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो पराग पारी का है। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो तीनों का लगभग 1.2 के आसपास ही है, तीनों का लगभग बराबर है, ठीक है। अल्फा की बात करें फिर भी अगर हाईएस्ट को देना रहे तो हम लोग यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जाएंगे। अल्फा की बात करें हाईएस्ट अल्फा जो है वो मोतीलाल ओसवाल का है। बीटा की बात करें तो लोएस्ट बीटा जो है वो पराग पारी का है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इस लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पराग पारिक का है। तो नो डाउट अगर आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक का कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल फंड और सबसे कम फीस के साथ पराग पारिक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में पराग पारिक का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है तो अगर पराग पारिक का कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर HDFC और मोतीलाल ओसवाल को आपस में कंपेरिजन करें, इन दोनों को, अब मैं पराग पारिक को छोड़ रहा हूं, अब मैं मोतीलाल और HDFC की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों में देखिए हाईएस्ट AUM इनका है। इसके बाद से एक्सपेंस रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो ये मोतीलाल जीतता है। इसके बाद से अगर हम लोग शार्प रेशियो की बात करें तो मोतीलाल जीत जाता है। अल्फा की बात करें तो मोतीलाल जीतता है। इसके बाद से अगर हम लोग बीटा की बात करें तो यहाँ पर HDFC जीत जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यहाँ पर HDFC जीत जाता है। तो यहाँ पर तीनों को अगर आप देखेंगे, दोनों को देखेंगे तो 3-3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर कंपटीशन है। अगर इनमें से बाकी चीज़ों पर अगर आप फोकस करें तो HDFC और मोतीलाल को हम लोग कंपेयर करें तो 1 साल में मोतीलाल का रिटर्न ज़्यादा है, 3 साल में भी मोतीलाल का रिटर्न ज़्यादा है, 5 साल में भी मोतीलाल का रिटर्न ज़्यादा है। तो नो डाउट यहाँ पर रिटर्न के मामले में मोतीलाल ओसवाल HDFC को पीछे छोड़ता है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो वो HDFC में ज़्यादा स्टेबिलिटी है आपका। तो अगर आप पराग पारिक पहले से पोर्टफोलियो में है तो पराग पारिक को तो कंसीडर नहीं करना है, उस कंडीशन में आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आपको एक्सपेंस रेशियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मोतीलाल और HDFC में से स्टेबल फंड की बात करें तो ज़्यादा स्टेबल फंड जो है वो आपका HDFC है, ठीक है। हालांकि इनका फीस जो AUM है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप इसको भी कंसीडर करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छा फंड है और ये भी अच्छा फंड है, और इन तीनों में सबसे अच्छा फंड जो है वो पराग पारिक है। लेकिन पराग पारिक अगर आपका शामिल होगा तो मत करिएगा क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।